देखिए अखलाक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार के लड्डू हैं। ये सरकार बिल्कुल अपने काम से दिग्भ्रमित हो गई है। जिस तरह से सरकार ने शासन में आने से पहले कहा था, कांग्रेस का तो नारा ही था, कांग्रेस का हाथ गरीब आदमी के साथ, लेकिन आज वही हाथ गरीब आदमी के गाल पर तमाचा बन के लग रहा है। नहीं, ये बात ठीक है, मैं वो हम आपकी भावनाएं समझते हैं। आप तो मुद्दे की बात कीजिए। जो काले धन पर लालकृष्ण आडवाणी जी पूरे देश की यात्रा करके 40 दिनों से लौटे हैं, ये मुद्दा गोल क्या गवर्नमेंट ने नहीं कर दिया एफडीआई का पत्ता फेंक कर? आपसे क्या मुद्दा नहीं छीन लिया कांग्रेस ने? अखलाक जी, मैं इस बात को कतई भी नहीं मानता हूं कि मुद्दा छीन लिया है। जो मुद्दे इस देश में बने हुए हैं वो बने रहेंगे। उन पे जनता की प्रतिक्रिया, हमारे नेताओं की प्रतिक्रिया, हमारे नेताओं का विरोध, जनता का विरोध, ये सब आगे भी आएगा। ऐसा नहीं है कि भी वो मुद्दे छीन लिए हैं। हाँ, ये कुछ समय के लिए जरूर लग रहा है कि आज, बल्कि ये मुद्दा इन्होंने उठाकर और सरकार ने अपने परेशानियां खड़ी की हैं। देश में पहले से ही इतनी बेरोजगारी है, उसके बावजूद इन्होंने जो ये रिटेल में कारोबार को फ्री दिया है देश में आने के लिए, उसमें वैसे भी बहुत ज्यादा दिक्कतें इनकी सरकार को आने वाली हैं। रजनीश हमारे साथ हैं। रजनीश, भारतीय जनता पार्टी के सामने अब तक आडवाणी चाहते थे कि जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए वो काला धन है, और क्यों न हो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग वो दो बार रह चुके हैं, और साथ ही उनकी डिमांड थी कि जिस चीज को लेकर, जिस मसले को लेकर मैं 40 दिन तक पूरे देश में घूमा हूं, उस मुद्दे को हम बड़ी ही बहुत जोर शोर के साथ उठाएंगे। लेकिन माकपा ने पहले महंगाई को लेकर पलीता लगा दिया और सरकार ने अब रिटेल का पत्ता फेंक दिया है। बीजेपी को क्या आप लगता है कि 4 मुद्दों पर अलग अलग अपनी एनर्जी लगानी पड़ रही है, काले धन के अलावा महंगाई, रिटेल और लोकपाल, और यही बीजेपी के कंफ्यूजन की असली वजह है? जी बिल्कुल अखलाक, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम एक चेस की बात करें, जो शतरंज होता है, तो बीजेपी यानी कि अगर एनडीए की बात करें तो वो वजीर को लेकर साथ साथ चलता था, लेकिन कांग्रेस ने एक घोड़े की 2.5 चाल चल दी और जितने विपक्ष थे वो धाराशायी हो गए। यूपीए ने एक ऐसा तुर्क का पत्ता फेंक दिया कि जिसे एनडीए पूरी विपक्ष कह सकते हैं कि तितर बितर हो गए। किसको नहीं समझ में आ रहा है कि हम काले धन के मुद्दे को लेकर चलें, महंगाई के मुद्दे को लेकर चलें, जन लोकपाल बिल को लेकर। ये मुद्दा पीछे रह गया, अब सिर्फ एफडीआई का मुद्दा रह गया, जिसको लेकर विपक्ष लगातार राज्यसभा में और लोकसभा में इस चीज का आवाज उठा रहे। जैसे आज स्थगन प्रस्ताव लाया गया, रोका गया, अब सोमवार को संसद फिर से शुरू होगा। तो इस तरह का जो यूपीए सरकार ने एक ऐसा तुर्क का पत्ता फेंका कि विपक्ष का अगर देखा जाए तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अखलाक एकदम। कुमार, सरकार ने चलो अपनी खाल और चमड़ी तो बचा ली, लेकिन क्या उसे अपने उन सब महत्वपूर्ण बिलों की चिंता नहीं है जिसको लेकर उसे सदन में जवाब देना होगा देश की जनता को? सबसे महत्वपूर्ण उसमें लोकपाल बिल है। ठीक है, विपक्ष खासतौर से बीजेपी हंगामा कर रही है और आप किसी न किसी वजह से बंटवारा डाल के खुद को बचा ले जा रहे हो, लेकिन क्या अन्ना हजारे आके उनको नहीं डराते हैं? जबकि रिटेल का पत्ता फेंक कर फिलहाल गवर्नमेंट काले धन पर बहस से बच गई है। जी बिल्कुल अखलाक, आपने सही कहा कि अन्ना हजारे का जो मुद्दा रहा है, जन लोकपाल का, जो कि मानसून सत्र में काफी छाया रहा। अन्ना ने उस समय रामलीला मैदान में आंदोलन भी किया था और इस सत्र के शुरू होने के पहले अन्ना ने संकेत दे दिए थे अगर इस सत्र में उनका बिल पास नहीं होता है तो फिर 22 दिसंबर के बाद जब यह सत्र खत्म हो जाएगा तो उस वक्त वो रैली करेंगे 3 दिनों की। जो अन्ना हजारे के द्वारा होगा, अनशन होगा, वो 3 दिनों का होगा और इसके बाद फिर देशव्यापी आंदोलन होगा कांग्रेस के खिलाफ और फिर उन सांसदों के खिलाफ जो इसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन अखलाक, इसमें जो सदन की कार्यवाही की बात आती है, 4 दिनों की कार्यवाही लगातार स्थगित होती रही है। तकरीबन 10 से 12 मिनट का ही कामकाज होता है और वो होता क्या है कि शपथ ग्रहण या फिर कुछ इसी तरह के मुद्दे होते हैं, प्रस्ताव कुछ रखे जाते हैं जो कि फौरी प्रस्ताव होते हैं और वो पास होते हैं। आपको बता दूं कि 4 दिनों में 2 दिन जो आखिरी के स्थगित हुए हैं उसमें कांग्रेस और घटक दलों का ही हाथ बहुत बड़ा रहा है। कल की अगर बात की जाए तो कल कांग्रेस के ही सांसद थे जो तेलंगाना के मुद्दे पर वेल में पहुंच गए थे और इसके कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा था। और आज तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ वामपंथी दल के लोग थे जो कि एफडीआई के मुद्दे पर नीचे आ गए थे वेल में और फिर सदन को स्थगित करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये सरकार से ही जुड़े लोग हैं जो कि सदन को नहीं चलने देना चाहते और ऐसी स्थिति में सरकार भी इस स्थिति का फायदा उठाना चाहती है और चाहती है कि जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं या जो विवादास्पद मुद्दे हैं उससे बचा जाए। एक तरफ तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि
बाइकआउट किया जाए पी चिदम्बरम का, और दूसरी तरफ ये स्थिति होती है कि काले धन के ऊपर चर्चा हो, तीसरी तरफ एफडीआई हो, तो इस तरीके से एक ब्लॉकेज की स्थिति बहुत बड़ी हो गई है और एक तरह के जो विचारों का जैम लगना होता है वो हो चुका है। यहाँ पर एकदम क्योस हो चुका है। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आशीष सरकार साहब से हमारे सवाल होंगे। इकोनॉमिस्ट हैं। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है दुनिया में, इसकी इकोनॉमी 12वें नंबर पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय 143वें नंबर पर। इसके क्या मतलब है? GNN न्यूज, सिर्फ खबर। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, जीएन डेयरी। सिर्फ खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर हम सिर्फ सदन में एफडीआई में रिटेल में लाए गए एफडीआई के विरोध और समर्थन की ही बात करेंगे तो आज की हमारी बहस पूरी नहीं होगी, क्योंकि देश में, भारत जैसे देश में एफडीआई, रिटेल में एफडीआई किए जाने के क्या मतलब है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आशीष सरकार साहब को आज हमने आमंत्रित किया, इकोनॉमिस्ट हैं। आशीष जी, प्रति व्यक्ति आय और गरीब और अमीर की खाई के आधार पर चूंकि भारत में रिटेल से अपना घर और कारोबार चलाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, ज्यादातर लोग या तो यहाँ किसान हैं या फिर वो छोटे कारोबारी हैं। भारत जैसे देश में अगर रिटेल में ही एफडीआई किया जाता है तो इसके जो नुकसान है वो आपने बताए, लेकिन इसके जो घातक परिणाम आज से 10, 20, 15, 50 साल बाद आएंगे वो किस तरह के हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि वो मैं पहले प्रश्न के उत्तर में जवाब दे चुका हूं, और अभी आपने कहा कि इस देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और हम 7वें इकोनॉमी हैं। तो जब हम इंडियन इकोनॉमिक्स को परिभाषित करते हैं तो हम कहते हैं इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहैबिटेड बाय पुअर्स। इस देश के अंदर जंगल है, इस देश की जलवायु, हर तरह की जलवायु है, पहाड़ है, पत्थर हैं, हिमालय है, नदियां हैं, पानी है, खेत है, खनिज है, और हर प्रकार की हमारे पास में वो सुविधाएं हैं कि जो एक विकसित देश बनने के लिए हमें प्रेरित करती है, हमें चाहिए। बिल्कुल। लेकिन पिछले 64 वर्ष का ये इतिहास है कि यहाँ के नौकरशाही और यहाँ के राजनीतिज्ञ जो लोग बैठे हुए हैं और साथ में भारत के जो पूंजीपति वर्ग है, इनके गठबंधन ने इस देश के जंगलों को बेचा, यहाँ के खनिजों को बेचा, यहाँ के पानी को बेचा, और ये 2G स्पेक्ट्रम है वो यहाँ के जो स्वतंत्र अंतरिक्ष था उसको भी बेचने का प्रयास किया गया। कहने का अर्थ यह है कि जो हमारे भाग्य विधाता हैं, जो हमारे योजनाकार हैं, जो हमारे नीति निर्धारक लोग हैं, निर्णय वो लेते हैं जो आम व्यक्ति के हित में नहीं होते, जो ऐसे व्यक्तियों के हित में होते हैं जो पूंजी और पूंजी के पहाड़ पर बैठे हुए हैं। ये रिटेल इन्वेस्टर का एक मैं उदाहरण बताता हूं। आप सीधे सीधे पेंटालून रिटेल का शेयर देखिए, पिछले एक हफ्ते ये मारा फिर रहा था। ये F&O का शेयर है, जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेते हैं। 42%, पहले दिन 12%, फिर 8.5% करते करते ये 42% 3 दिन के अंदर बढ़ गया। ये स्पष्ट संकेत है कि भारत में जो लोग रिटेलिंग कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो रिटेलिंग कर रही हैं, उन्हें पता है कि हमारे मौसेरी भाई वॉलमार्ट और केयरफोर और टेस्को के रूप में आ रहे हैं, और अब हमें लूट की, भारतीय ग्राहकों को लूट करने की छूट मिलेगी। मैं एक बड़ा सीधा सा उदाहरण आपसे पूछना चाहता हूं जी। आप अपने पड़ोसी छुन्ना पसारी के यहां से एक नमक की थैली लेके आते हैं और वो फटी हुई निकलती है। आप पसारी के जाके गलेबान पकड़ते हैं कि देख ये थैली फटी है, इसमें 1 किलो नमक होना चाहिए था, ये तो 900 ग्राम निकला। लेकिन यही थैली
अगर आप शॉपर स्टॉप से लेके आए या किसी बड़े मॉल से लेके आए तो परिणाम क्या होगा कि आपके पास में कोई कानून ही नहीं है कि आप उसको कोर्ट में जाके सू कर सकें। इसके लिए नेशनल शॉपिंग मॉल रेगुलेशन एक्ट की मांग पहले से हम लोग कर रहे हैं। जो लोग कानून के जानकार हैं, न तो विपक्ष और न ही पक्ष। विपक्ष का काम केवल हंगामा खड़ा करना है, आसमान में तारे कितने हैं इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, गजेंद्र जी मेरे बगल में है, युवा नेता हैं और विपक्षी पार्टी को भारत की प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन केवल हंगामा करने से बात नहीं बनने वाली। जिस आम व्यक्ति के लिए इस सरकार में लोग आए, जो एमपी चुने गए, एमएलए चुने गए और संसद और विधानसभाओं में बैठे हैं, उसको आम व्यक्ति की चिंता करनी पड़ेगी। वरना ये जो वॉल स्ट्रीट कब्जाओ जैसा आंदोलन कहीं ऐसा ना हो कि इस देश के अंदर 6 महीने के अंदर प्रारंभ हो जाए। ये एक बड़े खतरनाक परिणाम है जिसका विचार करना चाहिए। बिल्कुल, मैं सरकार साहब आपके पास आऊंगा और जिसमें मैं आपसे सवाल करूंगा कि अगर रिटेल में देसी कारोबारी होते हैं तो क्या उससे लूट नहीं होती, और साथ ही जो भारत पर जो उसकी कुल सकल उत्पाद का जो 60% उस पर कर्ज है उसकी अदायगी कैसे होगी। और एक प्रश्न मैं आपसे करूंगा ताकि आप अपनी तैयारी कर लें कि जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है उसका इस पूरे एफडीआई के अंदर रिटेल में एफडीआई का क्या तात्पर्य है, और इस पर गजेंद्र जी की प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं इस ब्रेक के बाद। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। शिक्षा के क्षेत्र में जीएन ग्रुप की पहल। हम लेकर आए हैं सीबीएसई से एफिलेटेड जीएन कॉन्वेंट स्कूल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, शानदार ऑडिटोरियम, विशाल लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब। हर बच्चा है हमारे लिए खास। म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स क्लासेस। कम एंड फील द डिफरेंस। जीएन कॉन्वेंट स्कूल, भलूर, मोगा, पंजाब। जीएनएन न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566। MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77 और मोबाइल यूजर जीएनएन न्यूज देखने के लिए लॉगिन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। ग्लैमर वर्ल्ड की गॉसिप, फिल्मी सितारों की चाल, कौन रहा हिट, कौन हुआ बेहाल, बॉक्स ऑफिस का सारा हाल। देखिए बिंदास बॉलीवुड हर रोज दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जीएनएन न्यूज पर। अब लोगों को काफी डर है कि नोएडा एक्सटेंशन में उनके लिए जो घर है वो सुरक्षित होगा कि नहीं। कैग की रिपोर्ट संसद में रखे जाने के बाद शीला दीक्षित में इस कदर घबराहट थी कि उन्होंने आनन फानन अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई। आज एक बड़ा जोरदार धमाका हो रहा है। कैसा धमाका ना उन्होंने देखा था, सुना था। कभी किसी दलित के घर खाना खाते दिखते थे राहुल गांधी, तो कभी किसी ग्रामीण की बाइक पर बैठकर घूमते नजर आते थे राहुल गांधी। यहाँ जितनी भी भीड़ इकट्ठी हुई है, सबकी एक आवाज है, एक ही कहना है कि ये लड़कियों की गलती नहीं है। देश भर से अन्ना के समर्थक उनके अनशन के साथ जुड़ रहे हैं। हम अन्ना के साथ हैं। सरकार जब तक भ्रष्ट रहेगी, सरकार तो भ्रष्टाचार करती रहेगी। एक डिस्टर्ब सिटी में, एक तथाकथित डिस्टर्ब शहर में आने वाला देश का पहला चैनल है जीएनएन। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गजेंद्र जी से हम सवाल करेंगे। गजेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि सरकार का निर्णय तो हो चुका है, अब सिर्फ विरोध करने जैसी स्थिति रह गई है और बाकी जनता के पास जाने की? नहीं, अभी निर्णय सरकार ने किया है, लेकिन सरकार जो निर्णय करती है ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है हमारे देश में। और जब जनता जागती है और जनता में जागृति पैदा होती है, आज 20 करोड़ उद्यमी हमारे समाप्त हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, तो 40 लाख नए रोजगार भी तो पैदा होंगे, जाहिर सी है। लेकिन वो नौकरी, सरकार का कहना है 40 लाख नए रोजगार पैदा हो रहे हैं। सरकार तो कुछ भी कहती है। सरकार ने कहा था कॉमनवेल्थ गेम में विदेशी पैसा आएगा, डॉलर आएगा, इतने सैलानी आएंगे, लेकिन वो आए क्या?
और कॉमनवेल्थ गेम में कितना क्या हुआ है, आप पत्रकार हैं, आप अच्छे से जानते हैं। सारा पैसा कांग्रेसियों की जेब में गया है। आज कलमाड़ी अगर जेल भुगत रहे हैं तो वो उसी का कारण है। मैं ये कह रहा हूं कि जितना भी ये बाहर की कंपनियां, विदेशी कंपनियां देश में आएंगी, उससे छोटे